Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on 5th lesson of नागरिक शास्त्र of 10th class. आज हम क्या 10th क्लास का नागरिक शास्त्र का 5th लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। आज हम क्या है जो हमारा 5th लेसन है जन संघर्ष और आंदोलन, उसके विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में जो सत्ता का बंटवारा यानी शक्ति का बंटवारा क्यों जरूरी है और सरकार के अलग अलग अंग विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। इस अध्याय में हम इसी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि जो सत्ताधारी सक्षम नहीं है, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से वे मुक्त नहीं रह सकते। लोकतंत्र में हितों और नजरियों का क्या है टकराव चलते रहता है। मतलब क्या है जो लोकतंत्र के अंदर क्या है जो हितों का अलग अलग समुदायों का अपने हितों को लेकर क्या है टकराव चलता रहता है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबाव में संतुलन बैठाना पड़ता है। मतलब जिसके पास सत्ता होती है जो परस्पर जो विरोधी हैं अपनी मांगों और दबाव को मतलब जो समुदाय हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं, तो उनके अंदर क्या संतुलन बैठाना पड़ता है जिसके पास सत्ता होती है। इस अध्याय की शुरुआत हम जानेंगे कि कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबाव के बीच जो लोकतंत्र आकर क्या है कि लोकतंत्र आकर क्या है ग्रहण करता है। इस चर्चा के क्रम में हम यह भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। कहने का अर्थ है जो आम नागरिक है मतलब विभिन्न तरीकों के द्वारा संगठनों के सहारे लोकतंत्र में क्या अपनी भूमिका निभाते हैं। कौन? आम नागरिक। अध्याय में हम राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके यानी दबाव समूह वाले आंदोलन हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस तरह हम अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे जिससे राजनीतिक सत्ता को जो राजनीतिक दल है जो पार्टी हैं उनके जरिए नियंत्रित करने यानी राज सत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीके की क्या है चर्चा की गई है। अब हम इसमें क्या है पढ़ेंगे जो नेपाल और बोलिविया में जो जन संघर्ष हुआ था मतलब जो जनता का संघर्ष हुआ था उसके विषय में पढ़ेंगे। क्या आपको पोलैंड में जो लोकतंत्र की जीत की कथा याद है? मतलब लोकतंत्र क्या होता है? मतलब सबको समानता का अधिकार मिलना, मतलब लोगों के द्वारा क्या है जो हिस्सेदारी होती है उसको लोकतंत्र कहते हैं। जो लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं जो प्रतिनिधि हैं जो देश का शासन चलाते हैं। हमने इसके बारे में पिछले साल जो कक्षा 9वीं की पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ा था। यह कहानी हम लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका की याद दिलाती है। मतलब लोकतंत्र के लिए जो जनता ने जो भूमिका निभाई थी मतलब किसके लिए? अपने देश में लोकतंत्र लागू करने के लिए। आइए इस तरह की दो हालिया घटनाओं के बारे में पढ़ें। जाने की लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है पावर का। सबसे पहले हम क्या जो नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन इसके विषय में पढ़ेंगे। जो फरवरी 2005 में नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल संसद को भंग करके सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। कहने का अर्थ है जो नेपाल का राजा था कौन? ज्ञानेंद्र ने क्या किया 2005 में क्या है उसने जो नेपाल की जो संसद थी उसको भंग कर दिया, मतलब उसको खारिज कर दिया और जो वहाँ की जो सत्ता थी जो पावर थी वो अपने हाथों में ले ली। किसने? राजा ज्ञानेंद्र ने। और अप्रैल 2006 में लोकतंत्र बहाली का आंदोलन चला। मतलब क्या है 2006 में लोकतंत्र को मतलब लोकतंत्र लागू होना चाहिए इसको लेकर क्या है आंदोलन
चला। मतलब क्या है, लोकतंत्र दोबारा फिर से क्या नेपाल के अंदर लोकतंत्र लागू होना चाहिए। क्या जो राजा ज्ञानेंद्र ने वहाँ जो लोकतंत्र है उसको, जो संसद बनाई गई थी उसको भंग करके क्या है दोबारा फिर वहाँ राजतंत्र लागू कर दिया। मतलब राजतंत्र का क्या है, मतलब एक के हाथ में शक्ति होना, तानाशाही सरकार। मतलब जो राजा ज्ञानेंद्र थे तो उन्होंने क्या है जो वहाँ की नेपाल की संसद को भंग करके जो शक्ति, जो पावर है अपने हाथ में ले ली। फिर क्या है, अप्रैल 2006 में लोकतंत्र दोबारा फिर लागू करने के लिए आंदोलन चला। आइए अब हम इसके बारे में क्या है विस्तार से पढ़िए। तो जो मैंने मेन सी बात थी वो आपको बताई है, नेपाल में जो लोकतंत्र का आंदोलन हुआ था उसके विषय में क्यों हुआ था। 2006 में अप्रैल माह में नेपाल के एक विलक्षण जन आंदोलन खड़ा हुआ था। मतलब कि इसके लिए, मतलब लोकतंत्र के लिए, मतलब देश में लोकतंत्र होना चाहिए। और शायद आपको याद होगा कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है। मतलब जो तीसरी देश की जो लहर है, तीसरी देशों की लहर, उसमें से एक कौन, नेपाल। मतलब कहने का अर्थ है कि जो तीसरी लहर के जो देश हैं, जो मैंने अभी यहाँ किया, जो तीसरी लहर के देशों का अर्थ क्या है, मतलब वे देश जिन्होंने उपनिवेशवाद, तानाशाही और राजतंत्र की शासन से 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आज़ादी प्राप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की। नेपाल भी एक क्या है, तीसरी लहर का देश है। मतलब कहने का अर्थ है, मतलब उपनिवेशवाद मतलब किसका, मतलब बाहर की शक्ति का नियंत्रण होना। मतलब कि मतलब एक देश पर मतलब दूसरी शक्ति का, दूसरे देश का नियंत्रण होना। और तानाशाही और राजतंत्र, मतलब तानाशाही सरकार, मतलब राजतंत्र, एक के हाथ में शक्ति। मतलब जो उपनिवेशवाद थे, तानाशाही और राजतंत्र के शासन में उन्होंने क्या किया, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या है, आज़ादी प्राप्त करके वहाँ लोकतंत्र की स्थापना की। उसको क्या कहते हैं, मतलब तीसरी लहर के देश कहते हैं। मतलब तीसरी लहर के देशों का अर्थ और क्या है, और जो नेपाल भी क्या है, तीसरी लहर का ही देश है। ये तो हमने क्या है, जो लोकतंत्र के अंदर जो तीसरी लहर के देश हैं उसके विषय में बताया। जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ, नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा। मतलब कहने का अर्थ है, जो नेपाल लोकतंत्र की जो तीसरी लहर के देशों में एक का, मतलब नेपाल भी क्या है, तीसरी लहर के देशों में से एक देश है। जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ था, मतलब लोकतंत्र। और जो नेपाल का वहाँ राजा था औपचारिक रूप से क्या है, राज्य का प्रधान बना रहा, मतलब औपचारिक रूप से। लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। मतलब कहने का अर्थ है, जब 1990 के दशक में जब नेपाल के अंदर लोकतंत्र कायम हुआ तो क्या था, जो वहाँ जो राजा क्या था, औपचारिक रूप से प्रधान था। लेकिन जो वास्तविक पावर थी, जो सत्ता थी, वो किसके पास थी, जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए थे उनके हाथों में क्या थी, वास्तविक सत्ता थी। और जो राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था। मतलब क्या, जो राजतंत्र क्या होता है, जहाँ तानाशाही मतलब एक के हाथ में शक्ति होती है, और संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने क्या स्वीकार कर लिया था। लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की क्या है, हत्या हो गई थी। मतलब कहने का अर्थ है, जो राजतंत्र के जो वीरेंद्र ने क्या है वो स्वीकार कर लिया था। मतलब राजा के तौर पर क्या प्रधान तो वही रहेगा, और जो वास्तविक सत्ता है, जो पावर है, जो क्या है जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके हाथों में रहेगी। लेकिन क्या है, ये सब क्या है, वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन शाही खानदान के एक रहस्य होता, मतलब जिसके अंदर रहस्य छुपा होता है, कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की
नीति क्या है? उसके कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की क्या है? हत्या हो गई। किसमें? एक शाही खानदान के जो रहस्य के अनुसार क्या है, जो राजा वीरेंद्र की क्या है? हत्या होगी। और नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब कहने का अर्थ, वीरेंद्र ने तो क्या जो लोकतांत्रिक शासन था उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन क्या है, जब राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई तो उसके बाद जो नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र ने जो लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। किसने? राजा ज्ञानेंद्र ने। जो लोकतांत्रिक के रूप में जो सरकार निर्वाचित थी, जो प्रतिनिधि चुने गए थे और जो सरकार चुनी हुई थी, उसकी अलोकप्रियता और कमजोरी का राजा ज्ञानेंद्र ने क्या है? फायदा उठाया। और सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को एकदस्त करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। मतलब क्या है, जो राजा ज्ञानेंद्र ने 2005 को क्या है, पर 2005 की फरवरी को जो वहाँ के प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दिया गया और जो वहाँ की जो निर्वाचित सरकार थी, जो चुनी हुई सरकार थी, मतलब प्रत्यक्ष जनता के द्वारा, उसको भंग कर दिया। और 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य था शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। मतलब कहने का अर्थ है, जो अप्रैल 2006 में लोकतंत्र के लिए जो आंदोलन चलाया था, उसका लक्ष्य क्या था? मतलब जो शासन की बागडोर क्या है, राजा के हाथ से लेकर दोबारा फिर क्या है, जनता के हाथों में सौंपना। और जनता क्या है, अपनी पसंद से अपने प्रतिनिधि को चुनेगी और उसके द्वारा क्या है, शासन करना। और संसद की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां, जो संसद की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस यानी सप्तदलीय गठबंधन SPA बनाया। मतलब कहने का अर्थ है, जो संसद के अंदर जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी, मतलब उन्होंने जो 7 दलों ने मिलकर क्या बनाई, सप्तदलीय गठबंधन की, उसका एक पार्टी बना ली SPA मतलब बनाया। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया गया। मतलब कहने का अर्थ है, जो संसद के अंदर जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने मिलकर क्या है, गठबंधन किया। जो सप्तदलीय मतलब जो 7 दल हैं, उन्होंने मिलकर SPA बनाया। और नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है, वो 4 दिन के बंद का आह्वान किया गया। मतलब राजधानी को 4 दिन के लिए बंद किया गया। और मतलब इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। मतलब क्या, जो 4 दिन के लिए बंद की गई थी, मतलब आह्वान किया गया था, मतलब किसको, जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, फिर ये जल्दी ही मतलब अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। और इसमें माओवादी बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए। किसके? मतलब जो SPA बनाया गया था, जो 7 दलों ने मिलकर जो SPA जो बनाई गई थी जो पार्टी, और उसमें कौन और किसने साथ दिया? माओवादी बागी तथा अन्य संगठन भी उनके साथ हो लिए। और लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। मतलब जो कर्फ्यू लगाया गया था, मतलब कितने, जो नेपाल की राजधानी मतलब काठमांडू के अंदर, तो मतलब क्या है, लोगों ने वो कर्फ्यू तोड़कर क्या है, सड़कों पर उतर आए। और तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर इकट्ठा होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। मतलब क्या है, नेपाल के अंदर, नेपाल देश के अंदर क्या है, दोबारा फिर लोकतंत्र लागू होना चाहिए। और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चल सकी। मतलब डेली हर रोज क्या है, रोजाना 1 लाख लोग एकजुट होकर किसके लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए मांग कर रहे थे। और क्या है, लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे जो सुरक्षा बल थे, सुरक्षा करने वाले, तो क्या है, जो सैनिक थे, उनके सामने जो सुरक्षा बलों की, उन लोगों के सामने एक न चल सकी। 21 अप्रैल के दिन
आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई। मतलब क्या है, जो 21 अप्रैल के दिन है, जो आंदोलनकारियों की संख्या कितनी होगी, 3 से 5 लाख तक पहुंच गई। और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया और राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की। मतलब क्या है, जो उनको आंदोलनकारियों ने जो अल्टीमेट दिया था, मतलब जो उनकी क्या है, जो उनकी घोषणा थी, मतलब उसमें क्या राजा ने क्या किया, आधे अधूरे मन से, मतलब क्या है, पूरी तरह से मन से खुश होकर नहीं, आधे अधूरे मन से उसकी उनको कुछ रियायत देने की घोषणा की, मतलब कुछ परिवर्तन करने की, मतलब उससे जो उन्होंने जो राजतंत्र के अंदर जो उसने अपने क्या है, राजतंत्र के अंदर जो नियम बनाए थे, उस नियम में कुछ रियायत देने की क्या है, घोषणा की, और जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। और नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे, मतलब अड़े रहे कि संसद को बहाल किया जाए, मतलब एक बार फिर क्या है, संसद को लागू किया जाए, संसद बनाई जाए, मतलब एक बार फिर क्या है, जो नेपाल क्या है, एक लोकतंत्र देश बने और सर्वदलीय सरकार बने और तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो। 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। किसको? 24 अप्रैल 2006 को। इस दिन राजा 3 मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ, मतलब मजबूर हुआ, मतलब उसको क्या, उन 3 मांगों को मानना पड़ा और जो आंदोलनकारी थे उनके सामने झुकना पड़ा। एसपीए ने गिरजा प्रसाद कोइराला के अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। मतलब जो एसपीए ने क्या किया, जो एसपीए बनाई थी, मतलब 7 दलों ने जो 7 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर जो गठबंधन किया था, जो एसपीए बनाई थी, उसमें जो गिरजा प्रसाद कोइराला को क्या है, अंतरिम सरकार का क्या है, प्रधानमंत्री चुना और संसद फिर बहाल हुई। मतलब फिर क्या, फिर संसद बनी और इससे अपनी बैठक में कानून पारित किए गए, मतलब जो संसद के द्वारा क्या है, कानून पास किए गए और इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां क्या है, वापस ले ली गई। मतलब जो संसद बनाई गई और संसद के द्वारा जो बैठक हुई, उसमें जो कानून पास किए गए, उन कानूनों के द्वारा राजा की क्या है, अधिकांश तौर पर जो शक्तियां वापस ले ली गई और नई संविधान सभा के निर्वाचन और तौर तरीकों पर एसपीए और माओवादियों के बीच सहमति बनी। मतलब जो संविधान सभा में जो निर्वाचन के तौर पर जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी, उनके तौर तरीकों पर जो एसपीए जो नई पार्टी बनाई थी और माओवादियों के बीच के आपस में सहमति बनी और 2008 में क्या है, राजतंत्र को खत्म किया। मतलब क्या है, जो राजा ज्ञानेंद्र ने क्या है, 2005 में क्या है, नेपाल का की जो संसद उसको भंग कर दिया गया था। फिर क्या है, उस जो आंदोलन हुए, आंदोलन के बाद जो राजा ज्ञानेंद्र ने क्या, आंदोलनकारियों के सामने झुकना पड़ा, उनकी मांगों को मानना पड़ा। फिर उसके बाद क्या है, जो गिरजा प्रसाद कोइराला को वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। फिर उसके बाद क्या है, संसद बनी और संसद के अंदर बैठक हुई और बैठक में जो कानून पारित किया गया था, उन कानूनों के सारे तकरीबन जो राजा की शक्तियां थी वो वापस ले ली गई। उसके बाद जो एसपीए जो पार्टी बनी थी, जो 7 गठबंधन वाली जो राजनीतिक पार्टी थी और माओवादियों के बीच सहमति बनी और जो 2008 को क्या है, जो नेपाल के अंदर राजतंत्र था वो खत्म हो गया और नेपाल संघीय लोकतंत्र क्या है कि गणराज्य बन गया। और 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया, कहाँ, नेपाल में। और नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मतलब कहने का अर्थ है, जो नेपाल के लोगों ने जो संघर्ष किया, मतलब राजतंत्र को उखाड़ फेंका और वहां दोबारा क्या है, लोकतंत्र, अपने देश को में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो संघर्ष किया, वो पूरे विश्व में जो लोकतंत्र के प्रेमियों के लिए क्या है कि प्रेरणा का स्रोत बन गया, जो नेपाल ने जो संघर्ष किया था। ये तो हमने क्या है, नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन, नेपाल जो लोकतंत्र की जो तीसरी लहर के देश उसके विषय में पढ़ा। अब हम क्या, जो बोलीविया का जल युद्ध है उसके विषय में पढ़ेंगे। सन 2000 में बोलीवियाई सरकार ने क्या है,
जल का निजीकरण कर दिया, मतलब जल का क्या, जो सार्वजनिक तौर से क्या है, निजीकरण कर दिया, किसका, जल का। और जिससे लोगों का जल का मासिक बजट 1,000 रुपये तक हो गया। मतलब क्या है, जो जल का निजीकरण करने के बाद जो मासिक बजट है लोगों का, मतलब जो लोगों को जो जल खरीदना पड़ता था उसका कितना बजट हो गया, मासिक 1,000 रुपये तक हो गया। और इसके खिलाफ बोलीविया के लोगों ने आंदोलन चलाया और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। मतलब कहने का अर्थ है, जो सन 2000 में जो बोलीवियाई सरकार ने क्या है, जल का निजीकरण कर दिया। और इससे क्या है, जो लोगों का जल का जो मासिक बजट कितना हो गया, 1,000 रुपये तक जो मासिक बजट चला गया जल का। मतलब जो जल की को जो आवश्यकता पड़ती थी, और मासिक में मतलब कितने रुपए का, 1,000 रुपये तक का हो गया। और इसके खिलाफ जो बोलीविया के लोगों ने क्या है, आंदोलन चलाया, जो जल का निजीकरण किया गया था, मतलब उस निजीकरण को खत्म करने के लिए। और सरकार को क्या है, फिर अपना फैसला बदलना पड़ा। मतलब कि जो आंदोलन लोगों ने चलाया था और जो जल का क्या था, जो निजीकरण था, जो जल का निजीकरण खत्म कर दिया। अब हम क्या है, इसके बारे में जो बोलीविया का जल युद्ध है, इसके बारे में हम कल क्या है, विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे, कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।